अरे गंगा, अब इतना सोच विचार क्या कर रही है? चिराग लेकर भी ढूंढेगी तो ऐसा अमीर विदेशी लड़का तुझे तेरी गरीब बेटी के लिए नहीं मिलेगा। तुम्हारी बात सही है शांता बहन, लेकिन विधि मेरी इकलौती बेटी है और बस मेरे मन की एक इच्छा है कि मेरी विधि शादी के बाद सदा मेरी आंखों के सोंझे रहे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपनी बेटी को इतना दूर 7 समुंदर पार भेजूंगी। ऐसा बोलते हुए गंगा डबडबाई आंखों से सर झुकाए बैठी विधि को देखती है। तभी लालची बिचौलन शांता मक्खन लगाते हुए कहती है, अरे गंगा, बेटियां तो होती ही पराया धन है। एक ना एक दिन विधि को तुझसे दूर तो जाना ही पड़ेगा, अपना घर अपनी दुनिया बसाना ही पड़ेगा। हे भगवान, पता नहीं ये रिश्ता करवाने के लिए मुझे और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, वरना तो आई हुई लक्ष्मी चली जाएगी। असल में बिचौलन शांता ने नयनतारा और रौनित से रिश्ता करवाने के लिए नोट लिए थे। उसका धंधा ही यही था। आंटी जी, मैं आपकी उलझन समझ सकती हूँ, मगर एक बार शादी हो जाए फिर हम आपकी बातचीत विधि से कराते रहेंगे। वहाँ हमारा बड़ा घर बार, बिजनेस सब कुछ है। बस विधि जैसी सुलझी हुई लड़की की तलाश थी। आपकी बेटी राज करेगी और हमें दहेज भी नहीं चाहिए। शादी का खर्चा भी हम करने को तैयार हैं। अच्छा, तो फिर ठीक है, मुझे रिश्ता मंजूर है। तो फिर अभी ही मंगनी कर लेते हैं और फिर चटमंगनी पट शादी करके मैं विधि को अपनी देवरानी बना के ले जाऊंगी। नयनतारा को इतनी जल्दबाजी मचाते देखकर गंगा उसे शक की निगाहों से देखने लगती। रौनित विधि को अंगूठी पहनाने ही वाला होता है, तभी एकदम से विधि का पिता शंकर गुस्से में आग बबूला होकर अंदर आता है। ठहर जाओ, ये रिश्ता नहीं होगा। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, शांता, मैं दोगले रिश्तेदारों के लेकर उल्टे पांव मेरे घर से निकल जाओ। अजी, बात क्या है? द्वार पर आया इतना अच्छा खासा रिश्ता क्यों ठुकरा रहे हो? हमारी विधि का भाग्य संवर जाएगा। गंगा, हमारी बच्ची का भाग्य संवरेगा नहीं बल्कि फूट जाएगा, क्योंकि ये आदमी पहले से ही 2 शादी कर चुका है और ये नीच औरत इसको खुद की भाभी बता रही है। ये इसकी पत्नी है। ये दोनों मिलकर गरीबों की बेटी को शादी करवा के विदेश ले जाकर बेचने का काम करते हैं। ये सुनकर गंगा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं लड़के वाले भी 9-2-11 हो जाते हैं। इस बार भी हमारी विधि का रिश्ता होते होते रह गया जी। गंगा, भगवान का शुक्रिया अदा करो जो ये शादी नहीं हुई, वरना हमारी विधि की जिंदगी नरक बन जाती। मगर विधि के बापू, आखिर कब तक हम जवान बेटी को घर में बिठाकर रखेंगे? अब तो अड़ोसी पड़ोसी भी ताने मारने लग गए हैं। जहाँ देखो दहेज के कारण बात कट जाती है। इससे अच्छा तो ऊपर वाला गरीब की कोख में बेटियां दे ही ना। चुप हो जाओ गंगा, ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं हमारी गरीब बेटी का भी जोड़ी बंधन लगाया होगा। कहीं तो उसका संजोग लिखा होगा। मैं काम पर जा रहा हूँ। पंडित जी, आखिरकार कब मेरे देव की शादी का संजोग बनेगा, बताइए ना। मेरा मन उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित रहता है। पंडित जी देव की जन्म कुंडली देख कर कहते हैं, वसुंधरा जी, देव की कुंडली में शादी का लगन जागने वाला है। केवल इतना ही नहीं, उसे मनचाही जीवन संगिनी मिलने का योग है। लेकिन लड़की किसी राजघराने की नहीं बल्कि गरीब होगी। यह सुनकर बड़े आलिशान महलों की मालकिन वसुंधरा देवी खफा मिजाज में कहती है, पंडित जी, एक बार फिर से कुंडली देखिए। इतना बड़ा रजवाड़ा खानदान है हमारा। अपने देव के लिए मैं अमीर खानदान से बहू चुनकर लाऊंगी, क्योंकि हमारे रजवाड़ी खानदान में शादी राजपुताने में होती है, किसी भी जात बिरादरी में नहीं। वसुंधरा जी, आज तक मेरी भविष्यवाणी कभी खाली नहीं गई, इस बार भी नहीं जाएगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। 100 बीघे महल की ठाठ बाट की महारानी वसुंधरा वसूलों की पक्की थी। उसके शब्द पत्थर की लकीर थे। शंकर उसी महल में माली था और बाग बगीचे की रखरखाव किया करता था। शंकर काका, लाइए, आज मैं फूलों में पानी दे देता हूँ। अरे नहीं नहीं कुंवर सा, अगर मालकिन ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं कर लूंगा। माँ कुछ नहीं कहेंगी, अब करने दीजिए। शंकर महल में माली था, लेकिन रंजीत और उसके दोनों बेटे देव और अर्जुन उसका बहुत आदर करते थे। एक दिन शंकर की तबीयत खराब हो जाती है। अजी, क्यों उठ रहे हो? सो जाओ। नहीं गंगा, मुझे महल जाना है, नहीं तो मालकिन खिसिया जाएंगी। पिताजी, ऐसी भी क्या नौकरी जिसमें इंसान को बीमार पड़ने की इजाजत भी नहीं? जब तक आप ठीक नहीं होते मैं आपकी जगह जाऊंगी। विधि महल आ जाती है। उसके सुंदर रूप को वसुंधरा देखती रह जाती है। अरे ओ गरीब जादी लड़की, कौन हो तुम?
अंदर किसने आने दिया? जी वो मैं माली शंकर की बेटी हूँ। आज बापू की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं बगीचा साफ करने आई हूँ। ठीक है, जाओ जाकर अच्छे से बगीचा साफ करना और सुनो घूंघट कर लेना। जी महारानी साहिबा। विधि की सुंदरता देखकर वसुंधरा के दिल में खौफ सा बैठ जाता है। विधि महल के आलीशान बगीचे में आती है जो कई बीघे में फैला हुआ था और तरह तरह के फूल खिले थे। विधि फूलों से बतियाने लगती है। पता है इस प्रकृति का सबसे खूबसूरत अनमोल तोहफा क्या है? तुम प्यारे प्यारे रंग बिरंगे फूल जो हर ऋतु में खिलते हो। काश की गरीबों के जीवन में भी खुशियों के रंग होते। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। विधि की गुनगुनाने की मधुर आवाज सुनकर देव आ जाता है और पुराने से बेरंग सलवार कमीज में उसकी रूप की सादगी देव के दिल में अलग छवि बना लेती है। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? जी मैं समझी नहीं। मैंने अभी आपकी आवाज सुनी, आप बहुत मीठा गाती हैं। मैं आपकी मदद करवा दूं? जी हाँ। दोनों कुछ पल बात करते और विधि चली जाती है। इसी तरह अब देव विधि के साथ बगीचे में आने का बहाना ढूंढता और एक दिन लाइए विधि जी, मैं भी आपके साथ फूल चुनवा देता हूँ। तभी देव के हाथ में कांटा चुभ जाता है। मेरा हाथ। देव जी आप ठीक तो है ना? दूर खड़े होकर देव के पिता रंजीत ये नजारा देखकर विधि को अपने रजवाड़े खानदान की बहू बनाने की इच्छा वसुंधरा को बताते हैं। वसुंधरा जी, आपको विधि कैसी लगती है? मैं कुछ समझी नहीं महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? क्यों न विधि को हम अपने देव की दुल्हन बना लें? महाराज इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दीजिए। ये गरीब जात बिरादरी की लड़की हमारे रजवाड़े खानदान की बहू बनकर आएगी तो क्या इज्जत रहेगी हमारी? रिश्ता बराबरी वालों में होता है। वसुंधरा जी, देव विधि को चाहता है। मैंने उसकी आंखों में विधि के लिए प्यार झलकते हुए देखा है। एक बार इस महल की महारानी नहीं बल्कि माँ बनकर सोचिए, जो हमारे बेटे के हाथ में एक कांटा चुभने से इतना दर्द से भर गई, वो जीवन साथी बनकर देव की ढाल बनकर हर कदम में खड़ी रहेगी और किसी गरीब की बेटी का भाग्य संवार कर आप भी पुण्य की भागीदार बन सकती हैं। रंजीत की बात को सोच विचार कर वसुंधरा हाँ कर देती है। अगले ही दिन सुबह सुबह कई दास दासी सोने चांदी जेवर के साथ गरीब शंकर के दरवाजे पर आती है। एक कच्चा सा खांचा, टूटी खटिया और चूल्हे से उठते धुएं में विधि खाना बना रही थी। उन्हें देखकर शंकर हाथ जोड़कर उठ जाता है। अरे मालकिन, आप हमारे गरीब खाने में धन्य भाग हमारे जो आपके कदम पधारे। शंकर भाई साहब, आज मैं महलों की मालकिन की हैसियत से नहीं बल्कि आपसे नाता जोड़ने आई हूँ। मुझे आपकी विधि अपने बेटे के लिए भा गई है। गरीब बेटी के खातिर इतने अमीर महलों का रिश्ता आया देखकर विधि के गरीब माता पिता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। देख रही हो गंगा, ऊपर वाले की रहमत कितनी बड़ी है। इस गरीब जनक के द्वार पर महलों के राम खुद सीता को ब्याहने आए हैं। हमें रिश्ता स्वीकार है। दोनों परिवार में शादी की रस्म शुरू होती है और धूमधाम से शादी होकर गरीब विधि विदाई होकर अपने कई बीघा महलों वाले आलीशान ससुराल में आ जाती है, जहां नौकर चाकर उस पर फूल बरसाकर स्वागत करते हैं और वसुंधरा नोटों के बंडल से अपनी गरीब बहू की नजर उतराई करती है। आओ मेरे घर की लक्ष्मी, तुम्हारा हमारी आलीशान महल वाले ससुराल में स्वागत है। इस सोने के कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। विधि सोने के कलश को गिराकर गृह प्रवेश करती है और भीतर आती है, जहां तमाम ठाट बाट थी। सोने चांदी के गुलदस्ते, महंगे झूमर महल की शोभा बढ़ा रहे थे और बड़ा सा दस्तरखान, कई कमरे मौजूद थे। मुझे तो अपने गरीब नसीब पर यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं इतनी बड़ी महल की दुल्हन हूँ। भगवान तेरा धन्यवाद। विधि को अपने महल वाले ससुराल में भरपूर प्यार से सम्मान मिलता है। वह खुशी खुशी रहने लगती है। सुमन और भावना दोनों ही काफी अच्छे दोस्त होते हैं और उनके बच्चे भी ऐसे ही दोस्त बन जाते हैं। सुमन बहुत गरीब होती है और भावना काफी अमीर होती है। सब लोग एक साथ बैठे होते हैं, तभी भावना कहती है, अरे सुमन, तुम अपनी बेटी को समझाती क्यों नहीं हो? अरे हर समय सूट सलवार कमीज यही सब पहन के रखती है, कभी जीन्स टॉप भी पहना करे। कितना सुंदर लगेगा, उसका शरीर भी कितना अच्छा है, बहुत ही प्यारी लगेगी। नहीं नहीं, ये जीन्स टॉप हमारे संस्कार नहीं है।
ऐसे संस्कार बिल्कुल भी नहीं समझ में आते मुझे। मैं तो अपनी बेटी को कभी जीन्स टॉप ना पहनने दूं। लेकिन जीन्स टॉप में क्या बुराई है? अरे मेरी बेटी भी पहनती है, इतने अच्छे तो लगते हैं और ऊपर से कंफर्टेबल भी होते हैं। सूट सलवार में तो बंदा बंदा फील होता है। तुम्हारी बेटी को पसंद है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने संस्कारों को लेकर लापरवाही कर दूं। मुझे नहीं पसंद है और इसीलिए मैं अपनी बेटी को नहीं पहनने देती। अरे लड़कियां तो ढके हुए कपड़ों में ही अच्छी लगती हैं। ये तो तुम्हारी सोच है, लेकिन अपनी बेटी से कभी पूछा है उसको कैसे रहना पसंद है? अरे वो आज की लड़की है, उसको आज के समय की तरह रहना पसंद होगा, लेकिन अपनी माँ की वजह से उसे ऐसे रहना पड़ रहा होगा। उसके बारे में भी तो सोच सकती है ना। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं अपनी बेटी से पूछवा देती हूँ। सुमन तुरंत अपनी बेटी नेहा को बुलाती है। नेहा, जरा बता दो बेटा आंटी को तुझे जीन्स टॉप पसंद है या नहीं? आंटी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जीन्स टॉप और मुझे पसंद होगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे जीन्स टॉप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं कभी नहीं पहनती। और वैसे भी मुझे सूट सलवार में इतना कंफर्टेबल होता है ना कि मैं क्या ही बताऊं। देखा, मेरी बेटी ने तो बता ही दिया कि उसे अच्छा लगता है, हर बार अपनी खुशी से पहनती है। साथ ही ये मेरे संस्कार भी हैं। लेकिन तुम अपनी बेटी को थोड़ा समझाओ कि इतने खुले कपड़े ना पहने। अरे घर में तो ठीक है, लेकिन बाहर जाती है, लोग बुरी नजर से देखते हैं। संस्कारों पर उनकी भी तो बात होती है ना, ऐसे लोग सवाल उठाते हैं। तभी वहाँ भावना की बेटी प्राची आती है। आंटी माफ करना, मेरे भी संस्कार बहुत अच्छे हैं और मुझे ऐसे कपड़ों से कोई एतराज नहीं है, बल्कि मेरे लिए कंफर्टेबल होते हैं। और जो मुझे देखते हैं तो उनकी नजर गंदी है ना, उनकी गंदी नजर की वजह से मैं अपने रहन सहन में बदलाव नहीं करूंगी। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद प्राची नेहा के घर जाती है। अरे प्राची बेटा, तुम इतना तैयार होकर कहीं जा रही हो क्या? हाँ आंटी, वो क्या है ना, मैं पार्टी के लिए जा रही हूँ। मैंने नेहा को भी तो बोला है। नेहा, तो तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? चलना, पार्टी में चलते हैं। मैंने बताया तो था, मुझे पढ़ाई करनी है और वैसे भी घर में खाना बनाना है। घर के काम इतने हैं मेरे, पार्टी में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं आता मुझे। मैं तो घर पर ही रहूंगी। अरे तू हर रोज ही तो घर में रहती है, घर के काम करती है, कभी तो पार्टी भी एंजॉय कर लिया कर। वैसे भी जिंदगी एक ही बार मिलती है, हमें उसे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। मैंने तेरे लिए भी बोल दिया था सबको कि तू भी आएगी। अब तू ऐसे मना कर रही है तो सबको अच्छा नहीं लगेगा ना। बेटा, जिंदगी एक ही बार मिलती है और इस जिंदगी को भी पार्टी में ऐशो आराम में उड़ा देगी, ये भी तो अच्छा नहीं है ना। देखो, मेरा तो यही मानना है कि अपने संस्कारों को, उसूलों को हमेशा सबसे ऊपर रखना चाहिए। ये सब पार्टी वगैरह जिंदगी भर चलती रहेंगी, लेकिन अगर तुम अपना नाम नहीं कमाओगे तो क्या ही करोगे? मेरा भी मन नहीं है, पढ़ाई करनी है, वैसे भी हमारे एग्जाम आने वाले हैं, तो पार्टी कर ले, मेरा मन नहीं है। नेहा और सुमन की बात सुनकर प्राची वहां से घर आ जाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही अक्सर अमीर और गरीब परिवारों में संस्कारों की बहस चलती रहती है। कुछ दिनों बाद भावना के घर में प्राची के जन्मदिन की पार्टी होती है और सब लोग आते हैं। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, मैंने सबको बुलाया है। प्राची, तूने भी अपने सब दोस्तों को बुला लिया है ना? हाँ माँ, मैंने सबको बुला लिया है और देखो तो सब वैसे भी आ ही गए हैं। सब लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। वहीं नेहा कोने में खड़ी थी। तरुण नाम का लड़का एक लड़की को छेड़ रहा था। अरे इस बोरिंग पार्टी में क्या रखा है, चलो हम दोनों क्लब में चलते हैं। तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो? देखो, ज्यादा ना मुझे परेशान मत करो, वरना मैं सबको बता दूंगी। उन दोनों को देखकर भी नेहा चुप खड़ी थी, लेकिन प्राची उन दोनों को देख लेती है और तुरंत तरुण को थप्पड़ मारती है। तुम्हें तमीज नहीं है? अरे किसी लड़की से ऐसे बात करते हैं क्या? वो लड़की बेचारी शांत खड़ी है, तुम्हारी सुन रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करते रहो। मैं यहाँ अपनी इंसल्ट के लिए नहीं आया हूँ। हाँ तो जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे काम ही ऐसे हैं कि तुम कहीं मुंह दिखाओ ना। और नेहा तो यहाँ खड़ी है, इस लड़की के साथ बदतमीजी हो रही है, फिर भी तो कुछ क्यों नहीं बोल रही है? वैसे तो बड़े संस्कारों की बात करती है, लेकिन ये तेरे संस्कार हैं कि किसी की मदद ना करे। अरे उस लड़की को भी तो कह सकते हैं ना, उसको जब दिक्कत नहीं हो रही वो किसी को नहीं बोले, तो मेरी बेटी दूसरे के फटे में टांग क्यों करे? फालतू में बोलने की जरूरत नहीं होती हर बार। और मेरे संस्कार बिल्कुल सही है, उस लड़की को खुद समझना चाहिए था, अपनी मुसीबत में खुद बोलना चाहिए। मैं किसी से फालतू में बहस नहीं कर सकती। इतना सब हो जाने के बाद भी अमीर और गरीब के संस्कार अपने हिसाब से थे। कुछ दिनों बाद प्राची अपनी माँ से कहती है, माँ मैं पार्टी में जा रही हूँ। रात हो रही है, इस समय तू किस पार्टी में जा रही है? एड्रेस तो भेज दे। माँ अभी तो एड्रेस है नहीं मेरे पास, आया नहीं है, मैं अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ। ठीक है।
प्राची इतना बोलकर पार्टी में जाती है, लेकिन प्राची को यह नहीं पता था कि वो किस पार्टी में जा रही है। अजीत, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये कैसी जगह है? अजीब सी है और यहाँ कोई भी नहीं है। यहाँ पर बस हम लोग हैं, प्राइवेट पार्टी है। सब लोग पार्टी करने लगते हैं, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। प्राची घबरा जाती है। यहाँ पुलिस क्यों आई है? अरे भागो यहाँ से। अरे हम लोग भाग क्यों रहे हैं? हमने कुछ गलत थोड़ी किया है। और ये पुलिस क्यों आई है? प्राची सवाल जवाब मत करो, और अगर तुम्हें यहाँ रुकने का शौक है तो तुम रुको, मैं तो भाग रहा हूँ, क्योंकि अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो लंबे जाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो अजीत? सुनो तो। देखो, तुम मेरा दिमाग मत खाओ, पुलिस ने पकड़ लिया तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सब लोग भाग जाते हैं, लेकिन प्राची को पुलिस पकड़ लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहाँ प्राची की माँ आती है। अरे बेटी को क्यों पकड़ा मेरी? क्योंकि यह गलत जगह पकड़ी गई है। जहाँ ये थी वहाँ पर ड्रग्स अप्लाई किया गया था। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, कोई गलतफहमी हुई होगी। अब जहाँ मिली थी तो हम कैसे माने कि ऐसी नहीं है, लेकिन हम आपकी बेटी को ऐसे नहीं जाने दे सकते। हमें गारंटी चाहिए कि ये गलती से गई थी। ठीक है, मैं गारंटी देती हूँ। भावना अपनी बेटी को छुड़ाकर घर लाती है और भावना काफी रोती है। प्राची, मेरी गलती है, मैंने तुझे संस्कार तो दिए, लेकिन ये तो बताना भूल गई कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। तूने अपने दोस्तों से सवाल क्यों नहीं किया? हाँ माँ, मेरी गलती है, मैंने कोई सवाल नहीं किया था और इसी वजह से आज ऐसा हुआ है। माँ, मुझे सुमन आंटी और नेहा से मिलने का मन कर रहा है। दोनों वहां से नेहा के घर जाते हैं, जहां नेहा के साथ उसका पड़ोसी रितेश बदतमीजी कर रहा था। देखो, तुम यहाँ से चले जाओ, घर पर कोई नहीं है, मेरी बदनामी हो जाएगी। हर कोई लड़की पर ही दाग डालता है, तुम यहाँ से जाओ। अरे तो क्या हुआ, मुझे क्या, लड़की तुम हो, सोचना तुम्हें चाहिए। अरे इतने टाइम से तुम्हें घास डाल रहा हूँ, एक तुम हो कि भाव देती ही नहीं। अब तुम सीधे सीधे मान रही हो तो दूसरे तरीके से आजमाना पड़ेगा, नहीं तो। नहीं, कुछ मत करो प्लीज। नेहा कोई एक्शन नहीं ले रही होती, तभी वहां भावना, प्राची और सुमन आ जाते हैं और ये सब देख लेते हैं। ये सब क्या हो रहा है? आंटी प्लीज मुझे बचाओ, मैंने इसको कितना मना किया, लेकिन ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। तू इसे थप्पड़ नहीं मार पाई क्या? कैसे मारती? अरे आज तक चुप रहना सिखाया है तो ये अपनी आवाज कैसे उठाएगी? हमारे संस्कार तो सही थे, लेकिन हमने आवाज उठाना नहीं सिखाया। अरे कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करे तो तुम्हें उसका जवाब पूरा तरीके से देना चाहिए। मेरी ही गलती है। और प्राची बेटा, कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। जब तुम्हें पता है कि तुम सही हो तो तुम्हें डटकर सामना करना चाहिए और हालातों का सामना करना चाहिए। संस्कार तो दिए, लेकिन अमीर गरीब के संस्कार में फर्क भी पता चल गया। लेकिन अब हम सही संस्कार दे रहे हैं तुम्हें, आगे की राह बिल्कुल सही दिखानी है। इसी के साथ अंत में अमीर गरीब के संस्कार एक हो जाते हैं और वो अब सिर्फ सही राह दिखाते हैं।